Assalamu alaikum kids. Today's topic of your political science series is the third topic, which is basically about the social contractual philosophers. अब social contractual philosophers से क्या मुराद है और ये 3 philosophers हैं basically, जिसमें पहला होब्स है, सेकेंड नंबर पे जॉन लॉक एंड द थर्ड वन इज़ रूसो। इन तीनों को कंबाइनली अगर हम देखें या स्टडी करें तो इनको सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स कहा जाता है। अब सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स इनको क्यों कहा जाता है, इसके बेसिक रीजंस क्या हैं वो बता देती हूँ। इससे पहले आपने जो लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं उसमें आपने प्लेटो एंड अरिस्टोटल को देख लिया होगा एंड मैकावली को भी आपने रीड कर लिया होगा। मैकावली तक जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सिविलियंस की पावर्स जो हैं वो बहुत रिड्यूस्ड और लिमिटेड हैं और बहुत इनसर्कल्ड हैं, लेकिन आपके जो सिविलियन अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो आपकी सिविलियंस के ऊपर अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे कि मोनार्क्स, किंग्स, रॉयल अथॉरिटीज़, उनकी पावर्स एक लिमिटेड पावर्स से भी बहुत ज़्यादा हैं। व्हाई इज़ दैट सो? इसकी इसलिए कभी ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि सिविलियंस को वो इम्पॉर्टेंस ही नहीं दी जाती थी जो वो डिज़र्व करते थे। उनको इसी तरह ट्रीट किया जाता था दैट दे आर बोर्न टू बी स्लेव ऑफ मोनार्क्स। वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो बेसिकली मोनार्किज्म को टॉलरेट कर सकें। बट लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि रेनेसांस का पीरियड था एंड देन आपका रिलीजियस ऑब्वियसली कॉनोटेशंस जो हैं वो डिक्लाइन में गई हैं और फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज़ जो है वो आपकी इन्हांस हुई हैं। तो बेसिकली यही मेजर कॉन्सेप्ट है कि 15th सेंचुरी के बाद जो ये फ़िलासफ़र्स आए हैं दे केम टू नो अबाउट द फैक्ट कि अब सिविलियंस को अपने राइट्स का, अपनी ड्यूटीज़ का और अलॉन्ग विद दैट के मोनार्क्स की उनको लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसका अंदाज़ा है। तो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फ़िलासफ़र्स में 2 मेजर वर्ड्स हैं, सोशल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। सोशल का मतलब होता है माशी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है किसी तरह का एग्रीमेंट होना। इन तीनों फिलोसफर्स ने इस बात पर बहुत फोकस किया था कि आपके जो सिविलियंस हैं उनको राइट होना चाहिए किसी ना किसी एग्रीमेंट का विद देयर मोनार्क्स, क्योंकि उस एग्रीमेंट को अगर मोनार्क बाईपास करता है या सिविलियंस करते हैं या उस एग्रीमेंट को टॉपल डाउन करने की कोशिश की जाती है तो आपको पता होगा कि बेसिकली आपको टॉपल डाउन इसलिए किया गया है कि आपके सिविलियंस आपसे सेटिस्फाई नहीं हैं। यही वो चीज़ है बेटा जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में डेमोक्रेसी में भी हम फॉलो करते हैं। आप देख लें, ऑपोजिशन भी एग्जिस्ट कर रही है और सिटिंग गवर्नमेंट भी, लेकिन आपकी पब्लिक को एक ट्रुथ है जिसके बारे में पता होता है कि जिस पार्टी के मेजॉरिटी वोट्स होंगे वही गवर्नमेंट बनाएगी। दैट इज़ वाई अगर आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी विन नहीं भी करती है तो आपको इतना इशू नहीं होता, बिकॉज यू नो द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू बी इन द ओपोजिशन। दिस इज़ द थिंग। तो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स ने इस बात को मेक श्योर किया और इंश्योर किया था कि ओवर द चेंजिंग पीरियड ऑफ टाइम एंड चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ अ सोसाइटी, स्पेशली द सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, वी नीड टू चेंज द रिलेशनशिप dynamics of monarchs and civilians as well. Otherwise, civilians are going to revolt against their monarchs and against the monarchical authorities. And there is no end of civil chaos. और ये civil chaos कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। That is why social contractual philosophers की बहुत importance भी है, क्योंकि that's which led to eventually the democratic structures of political system. सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स की इसलिए भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटे कि इन्होंने जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के जॉनरास हैं उनकी बेसिक फाउंडेशंस को एक्सप्लेन किया था। सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स में नंबर 2 पे जॉन लॉक जो एग्जिस्ट कर रहा है, ही इज़ लाइक अ फिलोसफिकल फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए दैट्स द फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया था। तो अगर जॉन लॉक ना होता तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतनी डिटेल गाइडलाइंस ही नहीं मिलती। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर इन फिलोसफर्स ने डिबेट एंड डिस्कशन की है वो बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट जो इन तीनों फिलोसफर्स ने डिस्कस किया है दैट इज़ अबाउट ह्यूमन नेचर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ह्यूमन नेचर किस तरह की है। क्या ह्यूमन नेचर के अंदर
इस तरह की कैपेसिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सरवाइव करवा सकते हैं? क्या ह्यूमन नेचर की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नेटिविटीज को अंडरस्टैंड कर सकें? क्या ह्यूमन नेचर के अंदर किस तरह के एवल एंड गुड क्वालिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं और उनकी फाउंडेशंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या आपके फिलोसोफर्स जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कि आपकी जो ह्यूमन साइकीज़ हैं उसको किस तरह से एक मोनार्क टेम एंड ट्रेन कर सकता है अंडर अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा तो नहीं है कि सिविलियंस को आप इतनी ज़्यादा पावर दे के वही प्रीएम्प्टिव सोसाइटीज़ वाला टाइम वापस ले आएंगे जिसमें ह्यूमंस वर वेरी सेवेज एंड बारबैरिक। वो सिर्फ ये कंसीडर करते थे कि एक दूसरा ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारा ओपन एनिमी है एंड वी नीड टू रूल ऑल अदर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। जिस तरह जानवरों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप ही की तरह का कोई और एनिमल है जो आर गोइंग टू रूल हिम, आप विन करते हो उससे, बिकॉज आपको पता होता है अगर आप नहीं करोगे तो वो आपसे विन करके आपको ऑब्वियसली अपना सबऑर्डिनेट बना लेगा। तो ह्यूमन नेचर किस तरह की है और बेसिकली उसमें डिवाइन क्वालिटीज़ क्या हैं? ऑब्वियसली डिवाइन से मुराद है, ये तीनों फिलोसफर्स ही बाय एंड लार्ज तो क्रिश्चियंस थे, लेकिन क्रिश्चियंस के अंदर भी डिवाइन गॉड का कंसेप्ट ट्रिनिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली ह्यूमन नेचर को किस तरह से डिफाइन किया है, मैं अल्लाह ताला का वर्ड यूज़ करी, वो गॉड का करते हैं, डिवाइन प्रिंसिपल या डिवाइन रियलिटी का करते हैं। तो बेसिकली उसमें ह्यूमन नेचर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या जॉनरास हैं। सेकेंड थिंग इज़ ऑब्वियसली स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये है बेटा कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर और जितनी भी हिस्ट्री आप तक पहुंची है उसके अकॉर्डिंगली इंसान किस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता रहा है। क्या उसको ट्राइबल सिस्टम सूट करते थे? क्या उसको ओपन रिलेशनशिप सूट करते थे जिसमें दो अपोजिट जेंडर्स जो हैं वो साथ रह रहे हैं? क्या स्टेट ऑफ नेचर के अकॉर्डिंगली इंसान जो है वो विलेजेस और सोसाइटीज़ में बेहतर तरीके से रह रहा था? क्या उसके लिए नेशन सिस्टम ठीक है या एम्पायर सिस्टम ठीक है या सूट करता है? क्या उसके लिए कॉलोनाइजेशन का सिस्टम ठीक है? तो स्टेट ऑफ नेचर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली खुदा ने इस पूरी की पूरी कायनात को किस तरह से डिफाइन किया है और उसमें ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेहतर था जिसके अकॉर्डिंगली वो सरवाइव कर सकते थे। स्टेट ऑफ नेचर के बाद आपका जो मेजर चीज़ है जो इन सब ने डिस्कस की है वो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये है कि आपको किस तरह की गवर्नमेंटल टाइप सूट करती है। मतलब आपकी गवर्नमेंट जो है वो मनाकिज़म बेस्ड भी हो सकती है, अथॉरिटेरियन रजीम भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी भी हो सकती है, फाशिस्ट भी हो सकती है। तो किस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सूट करेगी और उसके सूट करने के रीजंस क्या हैं, जिसमें आप ये क्लेम करेंगे कि आपके सिविलियंस जो हैं वो पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे। और डेफिनेटली जब सिविलियंस पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे तो उनकी स्टेट्स भी पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगी। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट फैक्ट? इसमें कितनी सच्चाई एग्जिस्ट कर रही है? फोर्थ थिंग इज सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज। दैट मीन्स उससे पहले तक जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस थी उसमें तो यही बात थी कि सिविल लिबर्टीज अलाउ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अल्टीमेटली वेरी लास्टी इन नेचर। आप उसको एक राइट दोगे तो वो दूसरा डिमांड करेगा, आप दूसरा दोगे तो ही इज गोइंग टू डिमांड एन अदर। बट देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन नीड्स, देयर इज नो एंड ऑफ ह्यूमन डिमांड्स, देयर इज नो एंड ऑफ सिविलियन डिमांड्स। तो आप उनको किस तरह के राइट्स प्रोवाइड करोगे और उन राइट्स को आप किस तरह से सिक्योर करोगे और उन राइट्स की नेचर किस तरह से होगी कि उन राइट्स के होते हुए भी सिविलियंस अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर वो गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है तो उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट ना करें। इसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं और किस किस तरह आप किन किन बेसिस पे ये क्लेम कर सकते हैं कि सिविलियंस को अगर आप राइट प्रोवाइड कर दें तो डेफिनेटली वो अपनी गवर्नमेंट से और अपने अदर ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको एरिस्टोटल ने डिस्कस किया, मैकावली ने और डेफिनेटली सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसोफर्स ने भी, दैट इज़ अबाउट द रेवोल्यूशंस। दैट मीन्स रेवोल्यूशंस जो हैं क्या वो अलाउ होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो टू विच एक्सटेंट? और अगर उसकी एक्सटेंशन आपने डिफाइन कर दी है तो उसमें आप ब्लडशेड वगैरह को कंट्रोल किस तरह से करेंगे? आपकी रेवोल्यूशंस क्या पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगी या नेगेटिव चेंज लेकर आएंगी?
आपकी रेवोल्यूशन या रिवॉल्ट के बाद आपकी ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर किस तरह की होगी? गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो इसी तरह के होंगे या आप गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स को चेंज करेंगे? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर फॉर रेवोल्यूशंस? और इन केस आप रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो उसके बाद के स्ट्रक्चर्स किस तरह से होंगे? तो ये 5 मेजर पॉइंट्स आपको बताने की रीज़न ये थी बच्चों कि बेसिकली जॉन लॉक, रूसो एंड अलॉन्ग विद दैट द फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स हॉब्स, ये हमेशा कंपेयर एंड कंट्रास्ट में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इन तीनों को की जो पॉलिसीज़ हैं या इन तीनों की जो मेजर फिलोसफीज़ हैं अगर मैं बताऊं तो वो इन 5 कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द ही रोटेट करती हैं। इन 5 कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द जब वो रोटेट कर रही हैं तो डेफिनेटली एग्जामिनर भी आपसे कंपैरिजन में ही पूछता है इन तमाम तर फिलोसफीज को। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो आपका पहला सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसोफर है डेट इज होब्स, एंड होब्स बेसिकली बोर्न इन 1588 एंड ही डाइड इन 1679। बेटा मैं अगेन रिपीट करती चलूँ कि आपको इस टाइम पीरियड को देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि 1588 का टाइम पीरियड है, तो दैट वाज ऑब्वियसली द बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस पीरियड एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। जी, तो बेसिकली होप्स का अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको आइडिया हो गया होगा रेनेसांस पीरियड है 1688 का, मैं आपको एक्सप्लेन करी थी। 1688 वो टाइम पीरियड था जब बेटा ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम ही आपको आइडिया हो गया ग्लोरी से है। वाई स्टार्ट सो? क्योंकि 1688 में पहली बार पब्लिक ने ये नीड फील की थी कि वी नीड टू डू द रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोनार्क्स, और उन्होंने फाइनली टॉपल डाउन किया था इंग्लिश किंग की गवर्नमेंट को, और उन्होंने डिमांड किया था वी नीड अ गवर्नमेंट ऑफ द सिविलियंस। दैट इज़ वाई अगर ग्लोरियस रेवोल्यूशन ना होती तो आपको कभी भी मोनार्किज्म का डाउनफॉल नजर ना आता, और अगर उनका डाउनफॉल ना होता तो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर जो आप बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिकल सिस्टम्स देख रहे हैं आपको वो भी नज़र नहीं आते। दैट्स द मेजर पॉइंट्स। डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है बच्चों? 5 अप्रैल 5, 1588 वेस्टपोर्ट विल्ट्शायर में ये ही बोर्न, एंड डेट ऑफ डेथ है December 4, 1679 डर्बशायर in UK. He was an English philosopher, obviously United Kingdom से he belonged to UK and he was English philosopher, and then he is best known for his political philosophies. आपको पता ही है social contractual philosopher इसको कहा जा रहा है, और he is best known for his political work क्योंकि इसका बाकी डोमेन्स पे इतना काम नहीं है जिस तरह अमूमन फिलोसफर्स का होता है, आर्ट, पोइट्री, लिटरेचर, तो इसकी प्योरली जो डोमेन है वो पॉलिटिकल फिलोसफी ही थी। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकावली की थेरीज आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी होंगी, एरिस्टोटल की भी आपने थेरीज पढ़ी होंगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेने डेकार्ट्स। रेने डेकार्ट्स के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को फर्दर ग्रास्प करने में आसानी रहे। रेने डेकार्ट्स वो था, ही वॉज अ फादर ऑफ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का वर्ड बेटा शक से निकला है। रेने डेकार्ट्स ये कहता था कि अगर आप ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द हर चीज़ के ऊपर शक करना शुरू कर दें तब भी आप एक्चुअल और जेन्युइन आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप हर चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, हर चीज़ को देखें कि ये को अलाइन करती है या को रिलेट करती है ट्रुथ के साथ या नहीं, तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम अपने डिफाइनिंग जॉनरास को जो हम तक आते हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचता। हम इवेंचुअली उन्हीं आइडियाज़ को फॉलो करते हैं जिनको बहुत सी प्रीवियस जनरेशन्स फॉलो करती आ रही हैं, और जब हम उन्हीं प्रीवियस जनरेशन्स के आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो देयर इज़ नो रूम फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एट द सेम टाइम। आप वर्ल्ड में देख लो, जब तक आपने अपने डिफाइनिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स को ही फॉलो किया है तो वर्ल्ड में बहुत हज़ारों साल तक जो है वो मोनार्किज्म ही चलता रहा। आपने इवेंचुअली नए जॉनरास को एक्सप्लोर किया तो आपके पास बहुत सी न्यू पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं। बट अगर ऐसा ना होता इन केस और आप उन्हीं प्रीवियस जॉनरास को फॉलो करते तो डेफिनेटली चीज़ें आपको इतनी बेहतर तरीके से नहीं मिलती। रेने डेकार्ट्स की कोटेशन बहुत फेमस है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ इसलिए मेरी एग्जिस्टेंस इंश्योर्ड है। ऐसी तमाम तर चीज़ें जो मैं खुद सोच सकता हूँ, जो मेरे माइंड का पार्ट हैं, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो तमाम तर चीज़ें जो मुझे ऑब्वियसली एक माइंडसेट के थ्रू बताई गई हैं क्योंकि मैंने खुद नहीं सोचा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने खुद वर्किंग नहीं की, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। तो ही यूज्ड टू क्लेम दैट कि जिस दिन इंसान
हर जॉनरा के ऊपर क्रिटिसाइज करने के लिए उसके ऊपर थिंक करता है, तो उसको अंदाज़ा होता है कि बहुत सी चीज़ें को अलाइन नहीं करती रियलिज्म के साथ, बहुत सी चीज़ें को अलाइन नहीं करती रियलिटी के साथ। रियलिटी के साथ को अलाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिकली फोकस करें कि आपने ये जो चीज़ समझी और सोची है, क्या ये रियलिटी में इसी तरह एग्जिस्ट कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो लूप होल्स क्या क्या हैं। आप कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर देख लो बेटे कि जब जब इंसानों ने जिन जिन जॉनरास के ऊपर, जिन जिन सिस्टम्स के ऊपर क्रिटिसाइज करके डाउट किया है कि इट्स नॉट द बेस्ट रूम फॉर ह्यूमैनिटी, तब तब वर्ल्ड के अंदर चेंज आया है। आप रेवोल्यूशंस देख लो, आप ह्यूमन राइट्स की डिबेट्स देख लो, आप ग्लोबलाइजेशन के डिबेट्स देख लो, तो आपको अंदाजा होता है कि एवेंचुअली यू नीड अ डाउट टू चेंज द जॉनरास ऑफ द वर्ल्ड। इवन ग्लोबलाइजेशन के अंदर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में जो पूरी की पूरी क्रिटिक है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कि यहाँ पर वीटो कंट्रीज का राइट जो है वो नहीं होना चाहिए, 5 वीटो कंट्रीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये कंट्रीज एग्जिस्ट करेंगे ये डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स को स्नैप करेंगे। ये बेसिकली एक डाउट का ही एंड प्रोडक्ट है कि बहुत अरसे तक आप एज्यूम करते रहे कि ग्लोबलाइजेशन इज द बेस्ट जॉनरा, दुनिया में हर चीज़ स्मूथ चल रही है, लेकिन आपको 50, 60, 70 साल लगे ये सोचने के लिए कि ये जो वीटो पावर स्टेटस है ये भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वीटो पावर स्टेटस एग्जिस्ट कर रहा है तो ये बेसिकली एवेंचुअली हमें हिंडर करेगा, हमारी पावर को कॉम्प्रोमाइज करेगा। और इसी से डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स ने ये डिबेट फाइनली स्टार्ट की कि वीटो स्ट्रक्चर्स, जब आपने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इक्वालिटी प्रिंसिपल को प्रमोट करती है, तो फिर कुछ स्टेट्स ऐसी क्यों एग्जिस्ट कर रही हैं जिनको एक बेहतर और पिक्यूलियर और यूनिक स्टेटस दिया हुआ है कि उनका एक वोट जो है वो बाकी तमाम नेशंस के वोट्स को ओवरराइड कर सकता है। तो दैट इज बेसिकली आउटकम ऑफ डाउट, जिसको सबसे पहले रेने डेकार्ड्स ने डिस्कस किया, जिसको सबसे पहले डिस्कस करने वाला ये इंसान था, जिसके बारे में सबसे पहले क्लेम करने वाला रेने डेकार्ड्स था। अगर रेने डेकार्ड्स एग्जिस्ट ना करता तो शायद सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल डोमेन ही आपको नजर ना आती, और वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअली आपका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेने डेकार्ड्स ऑन सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसोफर्स। एरिस्टोटल की बेटे जहां तक बात है तो एरिस्टोटल ने रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट किया था, एंड अलॉन्ग विद दैट एरिस्टोटल ने 4 to 5 टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस बताई थी जो आप मेरे लेक्चर में सुन चुके होंगे। अगर वो रेवोल्यूशंस के टाइप्स को एक्सप्लेन ना करता तो सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसोफर्स शायद इस चीज़ को डिस्कस ही ना करते कि बेसिकली रिवॉल्ट हो सकता है तो किस लेवल का और कितना अलाउ होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैकावली की अगर बात करें, नो डाउट उसने प्रिंस की बहुत एब्सोल्यूट पावर्स बताई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ स्टेट, लेकिन उसने उसको बहुत यूनिडायरेक्शनल रखा। उसको लगा कि अगर मोनार्क्स की पावर एब्सोल्यूट कर देंगे तो डेफिनेटली आप सारे जॉनरास को सरवाइव करवा सकते हैं, आप वर्ल्ड में बड़ा अच्छा सक्सेसफुली रूल कर सकते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल थॉट थी। बाय डायरेक्शनल क्या है कि आपको मोनार्क्स के साथ साथ सिविलियंस को भी टेम एंड ट्रेन करना पड़ेगा, आपको मोनार्क्स के साथ साथ रूलर्स के साथ साथ सिविलियंस को भी पावर्स देनी पड़ेंगी। आपको जहां मोनार्क्स की पावर्स का एहसास है वहां पर आपको सिविलियंस की पावर्स को भी इंश्योर करना है, ताकि वही सिविलियंस मोनार्क की हेल्प कर सकें अपनी स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने में, डिसिप्लिन को प्रमोट करने में, सस्टेनेबिलिटी के एलिमेंट को इंश्योर करने में। सो दिस इज द थिंग जिसको आप को रिलेट करते हो, और ये इम्पैक्ट है बेटा बेसिकली मैकावली, एरिस्टोटल और रेने डेकार्ड्स का। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बुक्स ऑफ थॉमस होब्स। थॉमस होब्स की अगर बुक्स की बात की जाए बेटे तो इसमें लेवाइथन है, द केन है, बेहेमोथ है, ऑफ मैन है, पॉलिटिक्स है, मैन एंड सिटीजन, एलिमेंट ऑफ लॉ एंड नेचुरल। सबसे पहले लेवाइथन को देख लेते हैं बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ होब्स। लेवाइथन का जो एक वर्ड है बेटा, ये बेसिकली अगर आप डिटेल में इसको देखें तो ये बेसिकली एक ग्रीक मेथोडोलॉजी थी। वो ग्रीक मेथोडोलॉजी बेस किस बात पे करी थी? वो ग्रीक मिथ ये क्लेम करती थी या इस बात पे बेस करती थी कि जो डिवाइन गॉडेसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट गॉडेसेस हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड है, दैट इज बेसिकली द गॉड ऑफ रिवर एंड ओशन और सी। ग्रीक मिथ्स की अगर मैं बात करूं तो वो ये क्लेम करते थे कि अगर आप समुद्री देवता
या डिवाइन गॉडेस ऑफ ओशन आपसे नाराज हो जाए तो वो आपसे आपका लाइवलीहुड तक स्नैच कर लेती है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको अगर हिस्ट्री और प्रीमिटिव टाइम्स या प्री हिस्टोरिकल टाइम्स के इराज की मैं बात करूं तो उस टाइम पे बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉनरा ये था कि हर तरह की पब्लिक और सोसाइटी वहाँ जाकर आबाद हो जाया करती थी जहाँ पर पानी एग्जिस्ट करता था। क्योंकि 3 तरह की चीज़ें थी जो सिविलियन समझते थे या ह्यूमन बीइंग समझते थे कि हमें लाइफ के लिए चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ वाटर, पानी। दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए तब तो ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं थे, तो आप वहीं पे आबाद होंगे ना जहाँ पर डायरेक्टली आप रिवर से पानी ले सकें। और द थर्ड थिंग इज़ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वो मवेशी थे जिनको आप पालते थे, तो अगर कहीं पे रिवर्स वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करे तो उनको आप पानी कहाँ से पिलाएंगे? उनके लिए जो आपको ऑब्वियसली क्रॉप्स वगैरह चाहिए वो कहाँ से आप लेकर आएंगे? सो डैट इज़ वाई उस टाइम पे इस तरह के सोसाइटिकल जॉनरास थे कि आप एवेंचुअली रिवर्स वगैरह के पास ही आपको पॉपुलेशन मिलती थी। बट क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन कॉनोटेशन इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती थी तो लोगों ने अपनी बहुत सी मिथ्स बना ली। ग्रीक्स वो हैं जिन्होंने फिलॉसफी की बिगिनिंग रखी है, या दे आर द फादर्स ऑफ फिलॉसफी। तो बेसिकली उन्होंने जिस गॉड गॉडेसेस का जो मिथ्स थी उनका जब ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्ट किया तो द क्लेम, क्योंकि फ्लड्स आते थे तो उससे होता क्या था, आपका शेल्टर जो है वो ख़त्म हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दे वर ब्रूटैलिटी विद ब्रूटैलिटी दे वर ऑब्वियसली स्लॉटर्ड, दे वर किल्ड। उसके बाद आपके जितना भी आपका रिसोर्स होता था या जो भी आपने स्टोर किया होता था इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, वीट वगैरह, राइस, वो सब के सब बह जाते थे फ्लड के अंदर। तो ये एज्यूम कर लिया गया लोगों की तरफ से कि बेसिकली आपका जो ओशन गॉडेस है अगर वो खुश नहीं है आपसे तो वो बेसिकली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे खैर अजीबोगरीब मिथ्स भी थी। किसी तरह सेटिस्फाई करने के लिए आपके ओशन गॉडेस को लोग बहुत कुर्बानियाँ भी देते थे। अपने बहुत छोटे छोटे बच्चों को वो जिंदा जो है वो ओशन में फेंक दिया करते थे, दैट्स, और वो क्लेम करते थे कि ये हमारा सेक्रीफाइस है ओशन के लिए, ताकि ओशन हमसे नाराज़ ना हो या ओशन गॉड हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो बेसिकली लेवाइथन का जो टर्म है वो उस ग्रीक मेथोडोलॉजी को रिप्लेस करती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। थॉमस हॉब्स यहाँ पे लेवाइथन को ये कहता है कि लेवाइथन की जो पावर्स हैं वो बेसिकली डिवाइन पावर्स हैं, और इसीलिए जो मनाक है उसकी भी पावर्स डिवाइन होनी चाहिए, क्योंकि बेटा इवेंचुअली इसके ऊपर मैकावली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो ही ऑल्सो क्लेम दैट कि आपकी जो मनाक है उसकी पावर जो है वो ओशन गॉडेस जैसी होनी चाहिए, कि लोगों के अंदर एक फियर हो कि अगर हम इसको ओबे नहीं करेंगे तो ये हमारी हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो जो डिस्ट्रक्शन एलिमेंट है ना, और एम्प्टीनेस और नथिंगनेस इन द ह्यूमन लाइफ, तो वो आपको इतना ज़्यादा फियर में रखेगा और आप समहाउ ओबे करोगे मनाक को, आप उसकी पॉलिसीज़ को, आप उसके ऑर्डर्स को, आप उसके बनाए हुए लॉज को फॉलो करोगे। तो दिस इज़ द थिंग जिसको लेवाइथन के इर्द गिर्द ही इसकी सारी मोनाकिज्म की, नेचर ऑफ लाइफ की, और इसने जो ह्यूमन नेचर के बारे में कमेंट्स किए हैं, जो थेरीज दी हैं, वो बेसिकली लेवाइथन के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ही रोटेट करती हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेन वर्क्स में बेटा ह्यूमन नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिविल राइट्स, रेवोल्यूशन, ये 5 के 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली होब्स, जॉन लॉक, रूसो, इन तीनों का इस पर काम है। सबसे पहले देख लेते हैं, स्लाइड्स को मैं रीड कर देती हूँ, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले ह्यूमन नेचर। ह्यूमन इज नास्टी एंड ब्रूटल, egoistic, selfish. Human nature is fragile, a war against all. Every human is in competition and use all means to achieve all ends and maximize power. State of nature. A state of war of all against all, in which the chief virtue were force and fraud. It was due to the competition for the satisfaction of identical desires, fears about safety, jealousy of power, and love for glory. Type of government: absolute monarchy, extreme authoritarian government, policy making in one hand, no criticism, freedom of speech is compromised, government owned media, no civil rights, use fear mechanism, punishment as deterrence policy. तो हम स्टार्ट से डिस्कस करना शुरू करते हैं ह्यूमन नेचर। वो कहता था कि खुदा ने, डिवाइन ने ह्यूमन नेचर जो है बड़ी नास्टी और ब्रूटल बनाई है, बहुत पोलिटिसाइज्ड नेचर है इंसान की, बहुत ईगोइस्टिक है,
दैट मीन्स वो अपने अलावा किसी का फ़ायदा नहीं सोच सकता, वो अपने अलावा किसी का बेनिफिट नहीं सोचता है, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और उसको ये लगता है कि हर इंसान मेरा कंपिटिटर है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। क्योंकि हर इंसान के पास एक ब्रेन है, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पाँव हैं, इसलिए अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा। और वो इसको कोरिलेट करता है प्री हिस्टोरिकल टाइम से, जब इंसान बड़ा सेवेज और बारबैरिक था, जब ऐसे ही रहता था, ना कपड़ों की होश थी, ना खाने पीने का पता था कि किस तरह से खाना है। तो वो कहता है कि उसमें इंसान इतना ब्रूटल था कि वो दूसरे इंसान को मर्डर करके उसका जो मीट है वो भी खा जाता था, उसकी फ्लैश मतलब जिल्द वगैरह खा जाता था, बिकॉज इंसान को पता है कि अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार देगा। इसके लिए वो एक एग्जाम्पल भी कोट करता है कि अगर आप एक आइलैंड पे फंस गए हैं और आपको 30 डेज वहीं पे और कोई हेल्प भी नहीं आ रही है, तो पहले आप अपनी सर्वाइवल का सोचेंगे या पहले आप दूसरे की सर्वाइवल का सोचेंगे? डेफिनेटली पहले आप अपनी सर्वाइवल का सोचेंगे। तो जब आप फर्स्ट पॉलिसी ये है कि हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू मेक माई सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल अदर एवल्स, तो इसका मतलब है सेल्फिशनेस है ना, ईगोइज्म है, पोजेसिवनेस है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत प्यार अपने से है। तो जब ऐसा होता है तो आप हर दूसरे इंसान को अपना एनिमी समझते हो। जब आप एनिमी समझते हो तो आप उसके साथ एक कंपटीशन डेवलप कर लेते हो, और उस कंपटीशन में आपका सोल पर्पस होता है टू विन दिस कंपटीशन बाय हुक और बाय क्रक। तो दिस इज द थिंग जो वो कहता था कि ह्यूमन नेचर जो है वो इस तरह की है। फिर वो कहता था कि ह्यूमन नेचर के अंदर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। वो कंपटीशन उसको कहीं ना कहीं ये बताता है कि तुमने compete करना है फ्रॉम ऑल अदर ह्यूमन बींग्स। अगर तुम compete नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो इसी वजह से अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है विद ब्रुटैलिटी और दूसरों को मर्डर करके। इसीलिए वो कहता है कि इन सारी चीज़ों को और ह्यूमन नेचर की इविलनेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबके ऊपर जो है एक लेवाइथन हो, एक डिवाइन गॉडेस टाइप मोनार्क, जिसकी फियर की वजह से आप दूसरे इंसानों को नुकसान ना पहुंचा सको, जिसकी वजह से आप हर दूसरे इंसान को अपना कंपिटिटर ना समझो, जिसकी वजह से आप हर दूसरे इंसान को मारने के लिए एफर्ट ना करो। तो ये उसका आइडिया था। फिर उसका जो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में आइडिया है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, वो ये कहता है कि क्योंकि हर किसी की जंग हर किसी के साथ है, तो इसमें जो ड्रिवन फोर्स है वो आपकी फोर्स, या तो आप फोर्स के थ्रू, ऑब्वियसली आप किसी को मारोगे तो ऐसा तो नहीं है मैं खड़ी रहूंगी और मैं कोई मंत्र फूकूंगी वो मर जाएगा। डेफिनेटली आई नीड टू बी वेरी वायलेंट ना, मुझे अपने हाथ से कोई फोर्स यूज करनी पड़ेगी। इवन अगर मैं तलवार से मार रही हूँ या नाइफ से मार रही हूँ, आई नीड टू यूज समथिंग ना, तो उसके लिए मुझे फोर्स चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज फ्रॉड। मैं किसी धोखे से उसको बुलाऊंगी, मैं उसको कहूंगी हाँ जो कोई काम है, ये किसी वट एवर आर्गुमेंट आई एम गोइंग टू यूज, तो मैं फ्रॉड करूंगी। ठीक है, और ये सब कुछ मैं कर क्यों रही हूँ? क्योंकि आइडेंटिकल डिजायर्स हैं। अब आइडेंटिकल डिजायर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि आइडेंटिकल डिजायर्स मतलब सेम डिजायर्स होना, क्योंकि हर इंसान को यही है कि मैं दूसरे से compete कर जाऊं, हर इंसान को यही है कि मैं दूसरे इंसान को रूल कर लूं, हर कोई यही सोच रहा है कि मैं उससे बेहतर हूं इसलिए मैं उससे बेहतर तरीके से रूल कर लूं। तो दैट इज वाई ये आइडेंटिकल डिजायर्स हैं। और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी के लिए आपको होता है कि मुझे मार दिया जाएगा, फिर जेलिसी भी होती है कि ये मुझसे बेहतर क्यों है, इसके पास मुझसे बेहतर चीजें क्यों हैं, तो जेलिसी एलिमेंट भी आ जाता है। और लव फॉर ग्लोरी, आपको अच्छा लगता है हर कोई आपको बहुत अजीम समझे, आपसे खौफ खाए, दैट यू आर अ सुपीरियर पर्सन। आपको अच्छा लगता है लोग इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएं आपकी पर्सनालिटी को देख के। तो वो ये कहता है कि बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो इंसान था वो सारे इंसान दूसरे के अगेंस्ट वॉर करते थे, फोर्स एंड फ्रॉड को यूज करते थे दूसरे को मारने के लिए। और ये इसलिए था कि उनके आइडेंटिकल डिजायर्स थी। ट्राइबल या प्री ट्राइबल टाइम्स के अंदर आइडेंटिकल डिजायर्स यही थी ना कि मैं सबको रूल करूं, जिस तरह शेर कहता है जंगल में मैं रूल करूं। और उसमें वो कहता है कि फियर्स क्या थे कि आपकी सेफ्टी के मसले होते थे, जेलिसी होती थी कि मैंने पावर में आना है, और लव फॉर ग्लोरी था। टाइप ऑफ गवर्नमेंट में वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर और ह्यूमन नेचर ये चीज डिफाइन कर रही है कि आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए, वननेस होना चाहिए, आपकी डिवाइन गॉडेस वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक्सट्रीम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास कि वो हर तरह से सिविलियन को कंट्रोल कर सके, साइकोलॉजिकली, बिहेवियरली, फिजिकली। पॉलिसी मेकिंग शुड बी इन वन हैंड, जो आपका एब्सोल्यूट मोनार्क होगा वही सारी पॉलिसीज को डिफाइन करेगा। क्रिटिसिज्म जो है उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिसिज्म होगा तो डेफिनेटली एब्सोल्यूट मोनार्की की पावर्स जो है वो कम होगी।
फ्रीडम ऑफ स्पीच इज कॉम्प्रोमाइज का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि जिस टाइम पे होप्स है उस टाइम पे बेटा आपका प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया आ चुका था, मैगजीन्स वगैरह पब्लिश होते थे, आपके मैगजीन्स जो हैं वो पर मंथ एनुअली पब्लिश होते थे या फिर मंथली होते थे, बट उसके अंदर आपकी जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं वो होती थी, आपके मुनाक की पॉलिसी वगैरह से रेलेवेंट न्यूज़ होती थी, तो वो तब के बाद उस वक्त की उस टाइम की बात हो रही है कि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ रखा गया था ताकि किंग के अगेंस्ट कुछ पब्लिश ना हो जाए। और गवर्नमेंट ऑन मीडिया का मतलब यही है कि प्रिंटिंग प्रेस को गवर्नमेंट ही ऑन करती थी, किसी तरह के सिविल राइट्स तब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, और लास्ट फियर मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता था, फियर मैकेनिज्म और पनिशमेंट एज डेटरेंस पॉलिसी। ये दोनों पॉइंट्स इसके सेम एज मैकावली हैं जो आप लास्ट लेक्चर में सुन चुके होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं उसमें आता है सिविल राइट्स एंड रेवोल्यूशंस। ऑब्वियसली जब आपका एब्सोल्यूट मोनार्क है और डेटरेंस जो है वो एज ऑब्वियसली आप डेटरेंस पॉलिसी को यूज़ कर रहे हो, फियर को एज अ मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, और आप बता रहे हो कि हर इंसान दूसरे का दुश्मन है, उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ हम कर रहे हैं, तो आप उसमें सिविल राइट्स तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर सिविल राइट्स देंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सिटीजन जो है उसका मिसयूज़ करेंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि आपकी जो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ और राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको अब मेकाबली भी कहता है कि लाइफ और आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आप सिविलियंस को ये आइडिया दो कि ये बेसिकली फॉरेन इन्वेडर से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोनार्क जो है वो ये आइडिया देगा कि हम दूसरे ह्यूमन बींग से आपकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टीज़ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मोनार्क को एक डिवाइन पावर समझेंगे और उसको बहुत रिगार्ड करेंगे। और वो कहता है कि यही चीज़ जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी होगी, कि बेसिकली मोनार्क ये प्रॉमिस करेगा पीपल से या सिविलियन से कि मैं आपकी प्रॉपर्टीज़ को और आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा दूसरे बारबैरिक ह्यूमन से, जिसकी वजह से आप बदले में मुझे जो है वो सबऑर्डिनेट, अपने आप को बिल्कुल सबऑर्डिनेट कर दोगे मेरा, और मेरे जितने भी रूल्स हैं या मेरे जितने भी लेजिस्लेशन हैं या जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सबको आप लोग फॉलो करोगे। फिर रेवोल्यूशन की बात है तो डेफिनेटली रेवोल्यूशन, नो रेवोल्यूशन इज अलाउड अगेंस्ट मोनार्क एंड हैव नो राइट टू क्वेश्चन द मोनार्क डिसीजंस। जब आपने ये सिविलियन राइट्स ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंसर्कल्ड कर दी हैं, आपने ह्यूमन नेचर को कह ही दिया है कि वो सिर्फ इवलनेस के ऊपर बेस कर रही है, उसमें कोई गुड एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब आपने क्लेम ही ये कर दिया है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है और मोनार्क सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पावर्स इसलिए ज़्यादा हैं कि बेसिकली इंसान को ही दूसरे इंसान से बचा सके, तो उस सारी सिचुएशन में ऑब्वियसली आप रेवोल्यूशन तो अलाउ नहीं करोगे। जब लेजिस्लेशन भी एक इंसान के पास है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी है, तो डेफिनेटली उसमें फिर आप किसी भी पॉलिसी को मोनार्क की क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि आप समहाउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एज्यूम कर रहे हो कि मोनार्क जो भी पॉलिसी बनाएगा वो इसलिए बनाएगा कि आपके राइट्स को और आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके अंदर तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप मोनार्क से कोई क्वेश्चन कर लें। फिर सेकंड आपका फिलोसफर आता है जिसमें बेटा आपका जॉन लॉक है, एंड ही बेसिकली बोर्न इन 1632 एंड ही डाइड इन 1704। जॉन लॉक was an English physician, political scientist and philosopher. He is regarded as one of the most influential of Enlightenment thinker and known as the father of classical liberalism. He was influenced by Thomas Hobbes, René Descartes, Aristotle and Plato. अब ये याद रखिएगा कि ये प्लेटो से भी इन्फ्लुएंस था, और प्लेटो को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं तो आपको याद होगा कि प्लेटो ने बेसिकली एजुकेशन के ऊपर थ्योरी दी थी, और उसने कहा था एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल एंड शुड बी फ्री, एजुकेशन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये उसने क्लेम किया था। इसके अलावा अगर मैं प्लेटो की बात करूं तो आपको याद होना चाहिए कि प्लेटो ये भी कहता था कि आपने मोनार्क्स की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म और उनकी जो पॉलिसी है कि हमारे पास वेल्थ बहुत ज़्यादा हो, उसका कंट्रोल करने के लिए उनको मैरिज का जो राइट है वो नहीं देना, क्योंकि जब शादी होती है तो फिर ऑब्वियसली वाइफ्स एंड चिल्ड्रन और आप पॉजेसिव होते हो, जिसकी वजह से आप एक्वायर करते हो मैक्सिमम पावर को। तो ये प्लेटो के कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए कि इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया था जॉन लॉक को। जॉन लॉक को क्लासिकल लिबरलिज्म का फादर क्यों कहा जाता है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जॉन लॉक वाज द वन जिसने बेटा जो बहुत एक स्टेटेड जॉनरा है जो हम अपनी लाइफ में रिपीटेडली सुनते हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जो हम डेमोक्रेसी में सुनते हैं, वो बेसिकली वो आइडिया देने वाला जॉन लॉक था। ही क्लेम दैट कि आप ये क्यों कंसीडर करते हैं कि इंसान जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज नहीं कर सकता। इसने पहली बार ये आइडिया चार्ट आउट किया था और आर्टिकुलेट किया था कि खुदा ने या डिवाइन पावर ने हर इंसान के अंदर रैशनैलिटी का, रीजन का, लॉजिक का जॉनरा रखा है। जब डिवाइन पावर ये कह रही है
कि हर किसी के पास ब्रेन मौजूद है, तो वो ब्रेन किस लिए है अगर उसमें आप कह रहे हो कि इंटेलेक्चुअली हर इंसान इक्वली नहीं है? तो ही वॉज द वन जो ये वाला इक्वालिटी प्रिंसिपल लेकर आया। ही वॉज द वन हु क्लेम अबाउट द आइडिया कि इंसान की रैशनैलिटी डिवाइन पावर के थ्रू इतनी स्ट्रांग है कि वो अपने पॉलिटिशियंस को खुद चूज कर सके, वो अपने रूलर को खुद चूज कर सके। उसकी इतनी स्ट्रांग आर्टिकुलेशन होती है कि ही नोज अबाउट द फैक्ट्स एंड आइडिया कि कौन सी पॉलिसीज जो है मेरे फायदे में हैं और कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट हैं और जिनको मैंने फॉलो नहीं करना। ये तमाम तर बातें जॉन लॉक ने कही थी। डेमोक्रेसी का पहली बार ये आइडिया प्रमोट करना कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ करप्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी सुटेबल टाइप फॉर द गवर्नेंस एंड फॉर द सिविलियंस। ये पहली बार ये आइडिया जॉन लॉक ने दिया था। ही क्लेम दैट कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इसमें आप ह्यूमंस को ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, इक्विटी एंड इक्वालिटी प्रिंसिपल के ऊपर ट्रीट करते हो, जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो दैट इज व्हाई ही claim and he known as a father of classical liberalism. And as I told you earlier, he was the philosophical father of US constitution as well. USA के constitution के अंदर from the very beginning democracy को inculcate किया गया था. And why is that so? Due to the claims and foundations given by the John Locke. ये उसी को credit जाता है. Then again, human nature, state of nature, type of government, civil rights and revolutions. These are the 5 major works he so far explained. Now, let's read out all these, then I'm going to explain it. Human nature. A man is positive, optimistic, selfless, cooperative and helpful. The next concept is tabula rasa. Tabula rasa is a Latin word. State of nature. As soon as you change society, it will change. As soon as you change society, it will change the whole community to the betterment and will reduce competition. Man is a social animal and cannot live individually. Type of government. Democracy, collective welfare, justice, deliverance, protection of civilian rights, law and enforcement system. Civil rights, there are no basic rights, there are only natural rights. Life, liberty and property. Revolution, it is allowed if government fails to provide basic rights. Now, let's start from the very basic point. He claimed that कि आप कैसे कह सकते हैं, होप्स के ऊपर इसका एक क्रिटिसिज्म था, आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ह्यूमंस आर बैड इन नेचर? आप कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमंस आर ब्रूटल इन नेचर? वाई? बिकॉज वो कहता है कि ह्यूमंस ने वर्ल्ड पे आने के फौरन बाद ही जो पहला इंस्टीट्यूशन डिफाइन और डराइव किया था, दैट वाज मैरिज, दैट वाज फैमिली इंस्टीट्यूशन। इंसान को अगर यही नहीं सिखाया गया कि व्हाट इज लव, हाउ टू सर्वाइव विद ईच अदर, तो कभी भी आपकी जनरेशन एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती। कभी भी आपको ऑपोजिट जेंडर में जो अट्रैक्शन है या फिर जिसके ऊपर आपका मैरिज सिस्टम और फैमिली सिस्टम बेस कर रहा है, जिसके डेवलपमेंट के बाद आपने ट्राइब्स, विलेजेस, सोसाइटी, स्टेट्स और फाइनली एम्पायर्स जो हैं वो खड़ी की हैं, वो तो एग्जिस्ट ही ना करती। तो ही क्लेम दैट कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैन इज वेरी 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 क्लीन, वेरी पॉजिटिव, वेरी लवेबल, वेरी केयरिंग इन हिज नेचर। इसीलिए वो हर ऑपोजिट की तरफ भी अट्रैक्ट होता है और वो बेसिकली हेल्प करना चाहता है अगर कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग किसी तरह भी हेल्पलेसनेस में हो तो। ही क्लेम दैट, एंड व्हाई? बिकॉज ही ऑल्सो क्लेम दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज रैशनल। हर इंसान के पास अकल है, समझ है। जब आपके पास ये चीज़ें होती हैं तो आप बेसिकली किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ते, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं रैशनैलिटी और लॉजिक जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। बिकॉज यू आर बेटर देन ऑल अदर लिविंग थिंग्स, देन ऑल अदर लिविंग बींग्स। आप जानवरों से बेहतर हैं, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर हेल्पलेसनेस का एलिमेंट नहीं रखा गया, हेल्पफुलनेस का रखा गया है। आपके अंदर लव, केयर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशंस, हाउ टू कम्युनिकेट योर पेन एंड सोरोज एंड हाउ to communicate your happiness to others, ये इंसान को सिखाया गया। तो he claimed that कि man is very positive,
मैन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर, वो सेल्फलेस है, क्योंकि अगर वो सेल्फलेस ना हो तो फैमिली इंस्टीट्यूशन सर्वाइव ही ना करे। बिकॉज इन फैमिली इंस्टीट्यूशन मदर्स एंड फादर्स compromise their whole lives for their kids. They compromised each and everything for their kids. वो हर चीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं सिर्फ अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए। तो अगर इंसान के अंदर सेल्फिश एटीट्यूड हो और इसकी प्रेवलेंस हो, तो दुनिया जब से बनी है तब से मदरहुड और फादरहुड का यही सिस्टम है, यही स्टेरियोटाइपिकल रूल्स हैं, तो वो तो फिर एग्जिस्ट ही ना करें। दैट्स व्हाट लॉक क्लेम। देन ही टॉक अबाउट द टैबुला रासा। वो कहता है कि गॉड ने इंसान को रैशनैलिटी के साथ पैदा कर दिया और इस दुनिया में भेज दिया। तो बेसिकली जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ही बोर्न विद अ ब्लैंक स्लेट, वो बिल्कुल वाइट स्लेट होती है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है, उसको आपने अपने डॉट्स से फुलफिल करना होता है। डॉट्स का मतलब क्या है? अब डॉट्स का मतलब ये है बेटा कि उसने लव करना है या हेट करना है, उसने कॉपरेशन सीखनी है या जेलसी सीखनी है, उसने ऑप्टिमिज्म सीखना है या पैसिमिज्म सीखना है। ये उसकी सोसाइटी और उसके लव वंस इसको सिखाते हैं। अब एक बहुत कॉमन जोक है जो मैं अपनी मोस्टली इस लेक्चर में बच्चों को कहती हूँ। बच्चों को पैदा होते साथ ही ना थोड़े अरसे बाद ही पता चल जाता है खाला बहुत अच्छी है, पुप्पो बहुत बुरी है। ये समहाउ आपको बता कौन रहा है? ऑब्वियसली योर मदर्स ना, या तुम्हारे डैड की फैमिली ऐसी या मेरी साइड की फैमिली। तो समहाउ दैट मीन्स कि बचपन से वो चीज़ें आपके अंदर डाली जा रही होती हैं, तो इवेंचुअली वो आप ऐसे ह्यूमन बीइंग बन जाते हो। बच्चे को खुद पेरेंट्स बचपन से सिखाते हैं कि आपका कंपटीशन किस किस के साथ है, उसी कंपटीशन को वो लाइफ में फॉलो करता है। तो बेसिकली यू फिल दैट ब्लैंक स्लेट विद योर थॉट्स एंड आइडियाज। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो कहता है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई है, कम्युनिटीज में कन्वर्ट हुई है, तो वहां पर कंपटीशन रिड्यूस किया है। क्यों? क्योंकि इंसान को पता चला और समझ आई आई कांट सर्वाइव इंडिविजुअली। जैसे ओल्डर सिस्टम्स में आपको पता ही होगा बार्टर सिस्टम होता था, तो हर किसी को पता है मैं गंदम चावल हर चीज़ नहीं उगा सकता, मैं गंदम उगा सकता हूँ तो चावल किसी और से लेने पड़ेंगे। तो दे न्यू कि वी कैन नॉट सर्वाइव सेपरेटली, सेपरेटली सर्वाइव करेंगे तो मर जाएंगे। तो ये जो कॉपरेशन का आइडिया है जिससे फिर आप विलेजेस, सोसाइटीज, फिर स्टेट्स में कन्वर्ट हुए हो, दैट शोज द स्टेट ऑफ नेचर कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंसान इसी कॉपरेशन को फॉलो कर रहा है। बाय द वे लॉक के बारे में क्लेम किया जाता है कि ही वाज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फिलोसोफर। उसने इंसान की जो नेगेटिव और पैसिमिस्टिक और इवल साइड है ना उसको टोटली इग्नोर कर दिया था। खैर, टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ही क्लेम अबाउट डेमोक्रेसी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ही टॉक अबाउट द कलेक्टिव वेलफेयर। वो कहता है कि कोई इस तरह की स्टेट होनी चाहिए जिसमें मोनार्क और सिविलियंस वो कलेक्टिवली इस बात के बारे में सोचें कि आपने अपनी स्टेट को बेहतर कैसे बनाना है। जस्टिस डिलीवरेंस, जस्टिस जो है वो हर किसी को मिलना चाहिए, राइट टू जस्टिस हर किसी के पास होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन राइट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम, ताकि अगर सोसाइटी में कोई क्राइम हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किसी तरह की भी नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम जो है वो मैनेज कर सके। देन सिविल राइट्स, ये बड़ा मजे का आइडिया है इसका। वो कहते हैं जब आप सिविल राइट्स को सिविल राइट्स का नाम देते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिविल राइट्स किसी सिविलियन ने प्रोवाइड करने हैं या किसी मोनार्क, किसी इंसान ने। वो कहते हैं दे आर नॉट सिविल राइट्स, दे आर नेचुरल राइट्स। हाउ इज दैट? वो कहता है जब आपकी जिंदगी देने वाला भी खुदा है और लेने वाला भी खुदा है, तो एक मोनार्क कहाँ से बीच में आ गया कि वो आपको राइट टू लाइफ देगा। फिर राइट टू लिबर्टी, वो कहता है कि जब खुदा ने बाइबल वगैरह में क्लेम ही नहीं किया कि आप मुझ पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, विच इज़ द डिवाइन रियलिटी, विच इज़ द अल्टीमेट सुपर पावर इन द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड द वर्ल्ड, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये लिबर्टी जो है वो कोई मोनार्क जो है वो ह्यूमन बींग्स को देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अबाउट प्रॉपर्टी, वो ये कहता है ये तो पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, डिवाइन गॉड है ना, ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है। तो एक मोनार्क कौन होता है ये क्लेम करने वाला कि ये स्टेट मेरी है? ये तो फिर सारी स्टेट्स हर चीज़ अल्लाह की हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब आप सिविल राइट्स कहते हो तो मोनार्क को आप पावरफुल कर देते हो। ये नेचुरल राइट्स हैं और ये मोनार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि वो इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करें।
एंड इन केस वो इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता है तो आप उसकी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर सकते हैं। और ही ऑल्सो गिव द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस कि आप उसको टॉपल डाउन कर दें, उसके बाद आप कोई नया रिप्रेजेंटेटिव अपने लिए चूज कर लें जो आपके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। सो इट इज द फिलॉसफी ऑफ जॉन लॉक। रूसो, he was influenced by Voltaire, John Locke and Montesquieu. Voltaire और Montesquieu को थोड़ा बहुत elaborate कर देती हूँ ताकि आपको clarity हो जाए। Voltaire जो है बेटा, he gave the theory and he gave the whole philosophy of freedom of expression. आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको क्रिटिसाइज करने की आज़ादी होनी चाहिए। वॉल्टायर का एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट भी है, आई वुड डिनाई वट यू आर सेइंग बट आई विल प्रोटेक्ट द राइट वट यू आर सेइंग टिल माई डेथ। मैं आपके राइट टू से को प्रोटेक्ट करूंगा टिल माई डेथ, लेकिन मैं ये भी डिनाई करता रहूंगा कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो वोल्टायर ने बेसिकली ये फिलॉसफीज दी थी। जॉन लॉक का आप पढ़ चुके हैं। मॉन्टेस्क्यू इज ऑल्सो अ फिलोसफिकल फादर इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू वाज द वन जिसने बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेशन जिसमें लॉ मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, एग्जीक्यूटिव जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या उसकी कैबिनेट होती है, एंड आपका जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मॉन्टेस्क्यू ने दिए थे। तो बेसिकली रूसो जो है वो इन तीनों से इंस्पायर्ड था। ही बोर्न इन 1712 एंड ही डाइड इन 1778। The major books of John Jacques Rousseau was The Social Contract, Confessions, Discourse on Inequality. Human nature, man is born free, but everywhere he is in chains. As long as you bound someone, he will be rebellious. Norms, values, and culture bounds you. State of nature, men are born, but then bounded and chained, and it result in suffocation. Type of government, city governments, mayor system, civil rights, liberty, equality. One can criticize ruler. Revolutions, it is allowed if the government is unable to provide basic rights. He only talks about liberty and equality. Human nature में वो ये कहता है बेटा कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन वो चेन्स में है। आपकी फैमिली वैल्यूज़, आपकी सोशल वैल्यूज़, आपकी सोसाइटी की वैल्यूज़, आपकी ट्रेडिशंस, आपके रिलीजियस इम्प्लीमेंटेशंस, ये आपको चेन्स में रखती हैं। अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया है और इन्हीं चेन्स वगैरह की वजह से आप अपने आप को बाउंड फील करते हो। जब आप बाउंड फील करते हो तो आपकी पर्सनालिटी सप्रेस हो जाती है। ठीक है, इसी को वो स्टेट ऑफ नेचर से रिलेट करता है। वो कहता है मैन आर बोर्न, वो पैदा हो गया, लेकिन उसको जब आपने बाउंड कर दिया ना, जब चेंड कर दिया, तो फिर क्या होता है, वो सफोकेशन फील करता है। जब स्टेट ऑफ नेचर में इस तरह की सफोकेशन होती है तो वो रिवॉल्ट करता है, वो ब्रिटैलिटी की तरफ जाता है, वो वायलेंट होता है, वो दूसरों को मारता है अपनी उस सफोकेशन को ख़त्म करने के लिए। वैसे स्टेट ऑफ नेचर में ही सेड दैट कि मैन इज़ वेरी पॉजिटिव। टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ही इज़ द वन जिसने सिटी गवर्नमेंट्स का और मेयर सिस्टम्स वगैरह का रेफरेंस दिया था, जिसकी वजह से कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में आप प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, नेशनल असेंबलीज के अलावा बेटा लोकल बॉडीज इलेक्शन भी कराते हो, जिसमें आप के नाजिम, चेयरमैन वगैरह सिलेक्ट होते हैं ताकि लोगों को इमीडिएट जस्टिस मिल सके या उनके जितने भी कंसर्न्स हैं वो पॉलिटिकल लेवल पर इमीडिएटली एड्रेस हो सकें। तो ही वॉज द वन हु क्लेम अबाउट सिटी गवर्नमेंट। एंड वाई ही क्लेम दैट, ही सेड कि अगर आप बहुत बड़ी टेरिटरी की एक सिंगल गवर्नमेंट बना देते हो तो वहाँ पर हर सिविलियन के इंटरेस्ट को केटर करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो सिटी गवर्नमेंट्स बना दें ताकि हर सिविलियन के इंटरेस्ट केटर हो सके। देन ही क्लेम अबाउट के सिविल राइट्स में आप सिर्फ 2 राइट्स ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड कर दें, लिबर्टी का एंड इक्वालिटी का। जिस दिन आपने लिबर्टी और इक्वालिटी प्रोवाइड कर दिया उस दिन समझिए आपने सारे राइट्स दे दिए। लिबर्टी मीन्स लिबरलिज्म इन एवरी सेंस, politics, economy, life, personal choices. And equality means all citizens are equal irrespective of their social, cultural and political backgrounds. तो equality principle है तो that means आपने सबको रूल कर लिया। रेवोल्यूशन क्या है बेटा, वो ये कहता है कि गवर्नमेंट अगर लिबर्टी और इक्वालिटी को प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है तो यू कैन रिवॉल्ट अगेंस्ट देम, वही सिटी गवर्नमेंट्स को आप टॉपल डाउन कर सकते हैं। देन उसके जर्नल विल, उसकी एक और थ्योरी थी बेटा, मेन पॉइंट्स यूनिटी, inalienable, unrepresentable, critical role. Rousseau theory of general will is
in incomplete and vague. It is in actual practice difficult to distinguish the general will from the will of all. General will neglect the force of moral law which dictates to anyone as to what is just and unjust. जनरल विल के बारे में उसका कहना ये था कि जब आपने सिटी गवर्नमेंट्स बनानी है तो डेफिनेटली आप कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफाइन करेंगे, जो लॉज होंगे, जो अल्टीमेट लॉज होंगे जिनको सिटी गवर्नमेंट भी टॉपल डाउन नहीं कर सकती है। वो कहता है उसमें 3 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट है। एक बात है कि वो लॉज जो हैं वो यूनिटी को प्रमोट करेंगे। वो जो जनरल विल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को वो जनरल विल कहता है। दैट मीन्स हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम पीपल, बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल। तो वो कहते हैं उसमें ये होना चाहिए कि जनरल विल यूनिटी को प्रमोट करे, क्योंकि जब आप मैक्सिमम पीपल का बेनिफिट देख रहे हैं तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। इनएलिएनेबल का मतलब वो ये कहता है कि जनरल विल ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनअचीवेबल हो। जैसे मैं कहती हूँ कि सोसाइटी में क्राइम रेशो 0 ही हो जाएगा, 0 नहीं होगा, थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता रहेगा। जैसे मैं कहती हूँ क्लासलेस सोसाइटी हो जाए, रिच का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, बुर्जुआजी क्लास का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, नॉट पॉसिबल। रिच क्लास है, रहेगी, बट हाँ ये हो सकता है कि रिच जो पीपल हैं दे बिकम वेरी सिंपैथेटिक विद अदर ह्यूमन बीइंग्स और वो हेल्प करें सोसाइटी के अंदर। अनरिप्रेजेंटेबल, वो कहता है जनरल विल को आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कोरिलेट ना करें, क्योंकि जब आप जनरल विल को कोरिलेट कर देते हैं ना किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ बहुत, तो वो आपके स्पेसिफिक पर्सन को सिर्फ रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स जब तक वो गवर्नमेंट में है तब तक आपकी विल स्ट्रांग है, वो जैसे ही गवर्नमेंट से जाएगा वो आपकी जनरल विल भी जो है वो खत्म हो जाएगी, तो वो अनरिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए। इसके ऊपर जो बहुत से लोगों की क्रिटिक है वो ये है कि जनरल विल बहुत इनकम्प्लीट है और वेग है। आप किस तरह से डिसाइड करोगे कि जनरल विल क्या है और पर्टिकुलर विल क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपकी जनरल विल डिफाइन करेंगी। तो हो सकता है वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट को प्रमोट ही करें और आपकी जनरल विल और जनरल इंटरेस्ट को प्रमोट ना करें। फिर जनरल विल जो है वो कहते हैं वो मॉरल लॉ को निगेट करती है। जैसे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में जो वॉरिज्म की आइडियोलॉजी है, हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड इस्लामोफोबिया, उस पर अमेरिकन तो बहुत खुश होते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन वाइट एंड वर्सेस ब्लैक है, तो उस पर तो अमेरिकन बहुत, वाइट अमेरिकन तो बहुत खुश होते हैं, बट उसमें मॉरल लॉ जो है वो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मोरालिटी प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जनरल विल के अंदर उसने इन चीज़ों का एड्रेस नहीं किया था। फिर रूसो की थ्योरी है बेटा एजुकेशन की, और इसकी एजुकेशन के ऊपर जिसने बुक लिखी थी दैट वाज एमाइल एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज फॉर एजुकेशन। इसने ये जो बताए थे 3 तरह से बताए थे। नेचर, जो चीज़ें आपकी नेचर यानी कि फितरत में एग्जिस्ट कर रही हैं। मटीरियल थिंग्स, इकोनॉमी वगैरह, ऐसी चीज़ जो मटीरियल थिंग्स हों, जो आपके मेटाफिजिकल थिंग्स से कोरिलेट ना करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ह्यूमन बींग्स, दैट मीन्स आपके इमीडिएट लव वंस, आपके पेरेंटिंग इंस्टीट्यूशन है, फिर आपके पीयर ग्रुप होता है, आपके क्लास फेलोज वगैरह, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो आप बेसिकली इंसानों से सबसे ज़्यादा सीखते हो। तो ये उसने बेसिकली 3 स्टेप्स दिए थे। फिर उसने बेसिकली आपके 4 पीरियड्स बताए हैं एजुकेशन के। फर्स्ट पीरियड बर्थ टू 5 ईयर्स, ये आपके पेरेंटिंग इंस्टीट्यूशन में आता है, आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो। फिर आपका सेकंड पीरियड है 5 to 12, जिसका प्राइमरी एजुकेशन एंड बेसिक एजुकेशन भी कह सकते हो, जिसमें एथिक्स, मोरालिटीज, बेसिक नॉलेज आप सीखते हो। देन 12 to 15 ईयर्स है, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है, जिसमें आप मैथमेटिक्स वगैरह और थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हो। और फिर आपका फोर्थ पीरियड आता है 15 to 20 और 25 ईयर्स, जिसमें आपने फाइनली कौन सा प्रोफेशन परस्यू करना है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप किस सब्जेक्ट के अंदर, किस कोर्स के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करना चाहते हो। तो दैट्स हैपन इन द 4th पीरियड। तो इसने बेसिकली एजुकेशन को इस तरह से डिवाइड किया था। फिर इसने मेथड ऑफ एजुकेशन भी बताए थे। उसने कहा आप गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि गेम्स के थ्रू आप लीडरशिप क्वालिटी सिखा सकते हो, आप टॉलरेंस, ठीक है, स्टैमिना इन्हांस कर सकते हो। फिर आप प्रैक्टिकल जेस्चर्स, क्योंकि चिल्ड्रन हमेशा आपको कॉपी करते हैं, तो आप प्रैक्टिकल जेस्चर्स करके बताओ कि प्रैक्टिकली आप बच्चों को करके दिखाओ और वो आपको देख के ऑब्जर्व करके वो चीज़ सीखें। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विच इज़ द बेसिक्स ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज के अंदर आजकल यही है कि जो चीज़ साइंटिफिक मेथड के थ्रू प्रूव हो सकती है दैट इज़ बेसिकली द प्योर नॉलेज। तो वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आप सीखते हो। लाइफ में भी आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो चीज़ें लर्न करते हो। लास्ट है जी सेल्फ एंडेवर्स, मतलब आपकी ज़ात के बारे में, आपका पोटेंशियल कितना है आप वो एक्सप्लोर करो। आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आप लाइफ में क्या कर सकते हो, आपकी कैपेसिटीज़ कितनी हैं, आपके पोटेंशियल्स कितने हैं और आप अपने पोटेंशियल को किस फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दैट्स द लास्ट थिंग। फिर अगर सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स का आप कंपेयर करो बेटा, तो थॉमस होब्स कहता था पीपल विल लिव इन पीस विदाउट राइट्स।
लोग सिर्फ तब पीस में रह सकते हैं जब आप उनको राइट्स नहीं दोगे। जॉन लॉक कह रहा है जी नहीं, नेचुरल राइट्स दें और नेचुरल राइट्स को इन्फोर्स करे गवर्नमेंट, और इसी के थ्रू गवर्नमेंट इस तरह से इनको इन्फोर्स करेगी कि वो कंसेंट एक क्रिएट करे, और कंसेंट ये होगा कि अगर मैं नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकूं एज अ मोनार्क, एज अ गवर्नमेंट, तो आप मुझे टॉपल डाउन कर दें। उसके बाद रूसो ने कहा था कि लाइफ विल बी फेयर। लाइफ सिर्फ तभी फेयर हो सकती है और जस्ट हो सकती है अगर आप जनरल विल को फॉलो करें और आप मैक्सिमम इंटरेस्ट को फॉलो करें और अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को निगेट कर दें, जिस तरह मोनार्क्स वगैरह प्रीवियस टाइम में अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को ही फोकस करते रहे हैं। तो ये रूसो का कहना था। उसके बाद अगर देखें इन तीनों का कंपैरिजन जो लास्ट में मैंने ऐड किया है, तो होब्स कहता है मैन इज एवल, ऑब्वियसली बारबैरिक है, सेविज है। लॉक कहता है इज वेरी गुड, रैशनल इन नेचर। रूसो कहता है मैन इज गुड, सोसाइटी स्क्रूड अस अप। वो जो आपकी बाउंड्रीज हैं, आपके ऊपर नॉर्म्स एंड वैल्यूज की जो कंडीशंस हैं, वो आपको करप्ट करती हैं। होब्स के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इज नीडेड टू प्रोटेक्ट पब्लिक। मोनार्क की एब्सोल्यूट पावर इसलिए है कि वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर सके अपनी मोनार्क की पावर इसलिए है कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी पब्लिक को दूसरे तमाम तर ह्यूमन बींग से जो एक साथ रह रहे हैं। लॉक कहता है कि पब्लिक के लिए सिर्फ गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है कि वो बेनिफिट कर सके। वो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक पहले ही कॉपरेट कर रही है, वो लव पे बेस कर रही है, वो केयर पे, कॉपरेशन पे, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फर्दर बेनिफिट्स और फर्दर जो वेंचर्स हैं उनको क्रिएट करती है। और रूसो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सोसाइटी या गवर्नमेंट की, सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि जनरल विल है वो उसको इम्पोज करा सके। फिर होप्स कहता है गवर्नमेंट शुड बी ऑल पावरफुल, कैन नॉट ओवरथ्रो, रेवोल्यूशन अलाउ नहीं कर रहा। लॉक कहता है कंडीशनल ओवरथ्रो हो सकते हैं। कंडीशनल है ना, अभी आपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने चुन लिया है, बस कंडीशनल ये है कि वो नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, नहीं करते तो आप ओवरथ्रो कर दें। रूसो कहता है आर्बिट्रेरी है, फॉर द टाइम बीइंग है और ओवरथ्रू की जा सकती है। सिटी गवर्नमेंट्स है ना, चेंज होती रहेंगी, आर्बिट्रेशन का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और आप ओवरथ्रू कर सकते हो अगर वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करें। लास्ट है जी, पावर शुड बी, होप्स कहता है नॉट शेयर्ड, और एग्जेक्टिव इज एब्सोल्यूट। मोनार्क एब्सोल्यूट होना चाहिए, पावर उसकी शेयर नहीं होनी चाहिए। लॉक ने कहा था नहीं, पावर शेयर होनी चाहिए, इसलिए आपका लेजिस्लेशन भी होना चाहिए और एग्जेक्टिव भी होना चाहिए। लेजिस्लेशन मीन्स आपकी लॉयर असेंबलीज वगैरह जो लॉज और पॉलिसीज बनाएंगी, और एग्जेक्टिव इज गोइंग टू बी द हेड। और रूसो ने कहा था शेयर्ड एंड डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव नॉट नीडेड। आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव होना ही नहीं चाहिए, आपकी शेयर्ड होनी चाहिए, मतलब पावर जिस तरह सिटी गवर्नमेंट्स में होता है, और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जिनको डायरेक्टली पब्लिक जो है वो वहाँ की पब्लिक ही, लोकल्स ही चूज करें उनको। तो ये बेसिकली बेटा इन तीनों का कंपैरिजन है, एंड आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। इसी तरह आपने चार्ट बनाकर पेपर में इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, इनकी मेजर डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो लेवाइथन वाला इंपॉर्टेंट है, लॉक का डेमोक्रेसी का, रूसो का जनरल विल का। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि होब, लॉक एंड रूसो किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं ह्यूमन नेचर के अंदर, स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, सिविल राइट्स एंड